नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः हम लोग एक बार वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए इस आमुख पटल समूह पर उपस्थित हैं। आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने कल तक चर्चा किया था कि जो गजादि है, स्वप्न काल में जो गज तुरगादि की प्रतीति हो रही है, जो स्वप्न काल में इत्यादि तमाम वस्तुओं की प्रतीति हो रही है, प्रतिभास हो रहा है, वो सारे के सारे शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त हैं, ऐसा वेदांत सिद्धांत है। तो उस जागरण का स्वप्न काल से जब जागरण काल में व्यक्ति आता है तो उस समय अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार न होने पर, अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार का अभाव रहने पर जागरण काल में भी उन स्वाप्निक पदार्थों की अनुवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ था। ननु गजादेः शुद्ध चैतन्याध्यस्तत्वे इदानीम अधिष्ठान साक्षात्काराभावात् भावेन जागरणेपि स्वप्नोपलब्ध गजादयो अनुवर्तिरन, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ था। तो उसका समाधान देते हुए ग्रंथकार ने कहा था कि एक बाध पदार्थ होता है और एक निवृत्ति पदार्थ होता है। तो गजादि का बाध नहीं होगा, लेकिन गजादि के निवृत्ति में कोई दोष नहीं है। इसी बात को ग्रंथकार ने कहा था, गजादि निवृत्तौ को विरोधा। अब गजादि निवृत्तौ को विरोधा, गजादि की निवृत्ति होती है, बाध नहीं होता है। तो यह निवृत्ति और बाध को समझना होगा। ग्रंथकार को भी यह बात समझ में आई कि हाँ, यहाँ बाध और निवृत्ति पदार्थ का विवेचन कर दिया जाए। इसीलिए इसी भाव को मन में रखते हुए ग्रंथकार ने बाध पदार्थ और निवृत्ति पदार्थ को विशेष रूप से इस प्रश्न स्थल में निरूपित किया। कार्य का विनाश दो प्रकार से होता है। एक जगह, जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था, सूत्र रूप से चर्चा कर लेते हैं, एक भूमिका बना लेते हैं। कहीं कहीं उपादान के साथ कार्य का नाश होता है, कहीं कहीं उपादान के रहते हुए केवल कार्य का नाश होता है। जैसे पटोदग्धा, पट क्या हुआ, जल गया, तो वहाँ पट कार्य है, उसका कारण तंतु है, तो तंतु के साथ पट का नाश। यदि पट को यदि हम जला दे तो कार्य भी गया और कारण भी गया। तो ये कश्चित उपादानेन सह कार्यनाशः। दूसरा कि कहीं उपादान विद्यमान रहता है, केवल कार्य का नाश। जैसे घट है, तो घट पे जब आप मुसल प्रहार करेंगे यानी मुदगर प्रहार करेंगे तो घट की वहाँ निवृत्ति होती है। घट रूप जो कार्य है इसका बाध नहीं होता है, केवल वो जो आकृति विशिष्ट है, कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ जो है, जो पृथु बुधनोदरादि आकृति विशिष्ट घट है, उसकी निवृत्ति होती है, केवल कार्य का नाश होता है। वहाँ उपादान भूत जो उपादान रूपा जो मृत्तिका है उसका नाश नहीं होता है। इसी बात को ग्रंथकार कहे थे कि कश्चित उपादानेन सह कश्चित विद्यमाने उपादाने आद्योबाधा। जहाँ उपादान के साथ कार्य का नाश हो उसको हम बोलेंगे बाध, और द्वितीयस्तु निवृत्ति है, जहाँ उपादान कारण रह जाए और केवल कार्य का नाश हो उसको हम बोलेंगे निवृत्ति। आगे ग्रंथकार कहे थे कि आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कारः, जो बाध है
उस बाध कब होगा? जब अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार होगा। तो आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। क्यों? क्योंकि तेन बिना उपादान भूतायाः अविद्यायाः अनिवृत्ति है। जब तक अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार न हो जाए तब तक उपादान भूत जो अविद्या, क्योंकि जितने कार्य देखे जा रहे हैं, जो यह प्रपंच है, सब अविद्या का कार्य है। तो जब तक अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार, अब सुक्ति रूपीय स्थल ले लीजिए, प्रातिभाषिक स्थल ले लीजिए, जब तक अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार न हो तो जो अविद्या का परिणाम रजत है, प्रातिभाषिक रजत, इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। उसी को कह रहे हैं तेन बिना, अर्थात अधिष्ठान तत्व साक्षात्कारेण बिना उपादान भूतायाः अविद्यायाः अनिवृत्ति है। द्वितीय और निवृत्ति में क्या होता है कि विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति, जैसे अयं घटः और नायं घटः। तो नायं घटः यह विरोधी वृत्ति है, तो विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति और दोष यानी काच कामलादि दोष की निवृत्ति ही निवृत्ति में प्रयोजक है, हेतु है। तदिह, यह मतलब स्वाप्निक स्थले, मतलब स्वप्न स्थले, जो रथ तुर्गादि की प्रतीति हो रही है स्वप्न काल में, वहाँ ब्रह्म साक्षात्काराभावात्, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो ब्रह्म साक्षात्कार के अभाव से स्वप्न प्रपंचो माँ बाधी, यानी स्वप्न प्रपंच जो रथ तुर्गादि है इनका माँ अबाधी, माँ बाधी, अर्थात इनका बाध नहीं होता। क्या होता है? निवृत्ति। यथा मुसल प्रहारेण घटादेर्यु, यानी मुसल प्रहार जब करेंगे, मुदगर प्रहार करेंगे तो घट की निवृत्ति होती है, बाध नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ समझिए स्वाप्निक गजादि की निवृत्ति होती है। उसी को कह रहे हैं मुसल प्रहारेण घटादेर्यु विरोधि प्रत्ययांतरोदयेन स्वप्न जनकी भूत निद्रादि दोषनाशेन वा गजादि निवृत्तौ को विरोधः। विरोधी प्रत्यय का उदय होने पर, यानी स्वप्न काल से जब जागरण काल में आया, तो यही क्या है? विरोधी वृत्ति, विरोधी प्रत्यय है, विरोधी ज्ञान है। तो विरोधी प्रत्यय के उदय होने से और स्वाप्निक स्वप्न जनकी भूत जो निद्रादि दोष है, निद्रा, काच कामल आदि, धुंधलापन इत्यादि दिखना, यह इनका नाश होने पर निवृत्ति होती है। तो इस प्रकार जो आप पूर्व पक्ष किए थे कि यह जो गजादि हैं, स्वाप्निक जो गजत तुर्गादि हैं, जो स्वप्न काल में भाषित हो रहे हैं, यह सारे शुद्ध चैतन्य में इनका अध्यास है, और उस जागरण काल में शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो गजादि की अनुवृत्ति होनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ क्या होगा? जब विरोधी वृत्ति उत्पत्ति होगी, अर्थात स्वप्न से जहाँ जागरण में आया तो निवृत्ति होगी, बाध नहीं होगा। इस प्रकार गजादि निवृत्तों को विरोधा, गजादि के निवृत्ति में कोई विरोध नहीं है। और इसी चर्चा में ये बात ग्रंथकार कहे थे कि यह जो सूक्ति रूपीय रजत है, यानी प्रातिभाषिक जो रजत है, जो तत्कालोत्पन्न रजत है, जिसको छूने के लिए आप जाते हैं, मिलता नहीं, हाथ में केवल सुक्तिका लगती है, ऐसा जो मिथ्याभूत जो रजत है, यह अविद्या का कार्य है। तो यहाँ दो पक्ष है, एक मूला विद्या है, एक तूला विद्या है। तो तूला विद्या जो होती है वो प्रातिभाषिक ज्ञान की जनिका है, और मूला विद्या जो है वो व्यवहारिक ज्ञान की जनिका है। तो जब इस रजत को, सुक्ति रूप्य रजत, प्रातिभाषिक रजत को हम तूला विद्या का कार्य मानेंगे तो वहां रजत का बाध होगा, यानी उपादान के साथ साथ कार्य की निवृत्ति होगी। यानी जो अविद्या है, इस अविद्या के साथ साथ रजत रूप कार्य का बाध होगा। और जब हम मूला विद्या का कार्य मानेंगे इस रजत को, तूला विद्या का कार्य नहीं, मूला विद्या का कार्य है, ऐसा हम यदि स्वीकार करें तो वह मूला विद्या जो है केवल अधिष्ठान तत्व के साक्षात्कार से जाएगी। तो अधिष्ठान तत्व के साक्षात्कार से जाएगी, ऐसे वैसे साक्षात्कार से वो अविद्या जानने वाली नहीं है। इसलिए वहाँ सूक्ति ही इस ज्ञान से केवल रजत रूप कार्य की निवृत्ति होगी, बाध नहीं होगा। यह चर्चा हम लोगों ने कल किया था। उसी को ग्रंथकार कह रहे एवं च सूक्ति रूप्यस्य सूक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तूला विद्या कार्यत्व पक्ष। तो वो जो अविद्या का कार्य है रजत, वो विद्या कहाँ रहती है, ऐसी यदि आपको जिज्ञासा हो तो ग्रंथकार पूर्व में कहे थे और यहाँ भी कह रहे हैं कि विषयावच्छिन्न चैतन्य में रहती है। इसीलिए ग्रंथकार सूक्त्यवच्छिन्न चैतन्य
सूक्त्यवच्छिन्न चैतन्य अर्थात विषयावच्छिन्न चैतन्य, उसमें निष्ठ तन्निष्ठा जो अविद्या, उस अविद्या कैसी, तूला विद्या, उसका यदि कार्य मानेंगे इस रजत को तो बाद होगा। उसी को कह रहे हैं एवं च सूक्ति रूप्यस्य सूक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तूला विद्या कार्यत्व पक्षे सूक्ति इति ज्ञानेन, सूक्ति इस ज्ञान से, इति ज्ञानेन तदज्ञानेन सह रजतस्य बाधा, तदज्ञानेन सह रजतस्य बाधा यानी अविद्यया सह रजतस्य बाधा। इसको दूसरे शब्दों में यदि कहना हो स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए तो कह सकते हैं आप उपादानेन सह कार्यना सह, जो बाध पदार्थ है। तो उसी को कह रहे हैं सुक्ति इति ज्ञानेन तदज्ञानेन सह रजतस्य बाधा। जब हम मूला विद्या का कार्य माने रजत को तो रजत की यहाँ निवृत्ति होगी, बाध नहीं होगा, क्योंकि वो अविद्या जानने वाली नहीं है बिना अधिष्ठान तत्व के साक्षात्कार के। उसी को कह रहे हैं मूला विद्या कार्यत्व पक्षे तो मूला विद्यायाः ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया, ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवर्त्य है। कौन? मूला विद्या निवर्त्यतया ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया सूक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया, सूक्तित्व ज्ञान से वो अविद्या जानने वाली नहीं है, इसलिए रजतस्य तत्र सूक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्रम, रजत का वहाँ सूक्ति ही इति ज्ञानेन, इस ज्ञान से, इयम सूक्ति ही इस ज्ञान से निवृत्ति मात्रम, केवल निवृत्ति होगी। जिस प्रकार मुसल प्रहारेण घटस्येव, जिस प्रकार मुसल प्रहार करने पर घट की निवृत्ति होती है, घट का बाध नहीं होता है। ये चर्चा हम लोगों ने किया था। अब यहाँ एक पूर्व पक्ष बन के तैयार हो रहा है कि यह जो सुक्ति रूप्य रजत है, प्रातिभासी भ्रम मिथ्या, इसका जो हम निषेध कर रहे हैं नेदम रजतम के साथ, तो वेदांत सिद्धांत में यह जो निषेध है, यह निषेध त्रैकालिक निषेध है। यानी इस सूक्ति में न भूत में रजत था, न वर्तमान में रजत है, न भविष्य में रजत रहेगा, ऐसा वेदांत सिद्धांत है। यानी सूक्ति रूप्य रजत का जो निषेध है वह निषेध त्रैकालिक निषेध है वेदांतियों के यहाँ। अब यहाँ पूर्व पक्षी यानी पूर्व पक्षी नैयायिक, क्योंकि अभी बात करेंगे आगे वाले पंक्ति से हम अर्थ लगाएंगे कि यहाँ पूर्व पक्षी नैयायिक ही है, क्योंकि वैयाकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावाभ्युपगमन, इस पंक्ति के उदाहरण से हम लगाएंगे कि यहाँ पूर्व पक्षी नैयायिक ही है। तो वेदांती जो है इस रजत का सूक्ति रूप जो रजत है, इस रजत का निषेध नेदम रजतम से त्रैकालिक निषेध मानते हैं। अब यहाँ नैयायिक पूर्व पक्षी जो है वो पूछ रहा है कि नेदम रजतम से त्रैकालिक निषेध कैसे करोगे? आपको इस काल में सुक्ति में रजत भाषित हो रहा है तो वर्तमान कालिक निषेध करिए। जिस प्रकार घट जो है उसको आप भट्टी में रख के पका देंगे, जब पक के तैयार हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तब उसमें व्यवहार क्या होता है? इह इदानीम घटः श्यामः नास्ति, इह घटः श्यामो नेति, ऐसा। यानी इस काल में जो पक के तैयार हो गया उस काल में घट श्याम नहीं है, कृष्ण नहीं है, अर्थात कच्चा नहीं है, उसकी वो मतलब वो रंग नहीं है। तो यह जो निषेध है यह वर्तमान कालिक निषेध है। ठीक इसी प्रकार नेदम रजतम का जो है, नेदम रजतम जो निषेध है, इस निषेध के द्वारा सूक्ति रूप्य जो रजत है उसका जो निषेध किया जा रहा है वर्तमान कालिक निषेध हो। कैसा? इदानीम इदम न रजतम, इस समय यह रजत नहीं है, ऐसा वर्तमान कालिक निषेध होना चाहिए। तुम वेदांती कैसे मानते हो त्रैकालिक निषेध? तो इति चेत न, यदि आप ऐसा पूर्व पक्षी नैयायिक तार्किक पूर्व पक्ष करोगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी ग्रंथकार समाधान देंगे। पहले पूर्व पक्ष इनके भाषा में पढ़ लेते हैं। ननु सुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समय, जब सुक्ति में रजत प्रतिभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, रजत की प्रतीति हो रही है, उस समय सुक्तौ अधिकरणे रजतस्य प्रतिभास समये प्रातिभासिक सत्वाभ्युपगमे। अब हम
वेदांती मानते हैं उसकी प्रातिभाषिक सत्ता, क्योंकि वो जो सुक्ति में रजत दिखाई दे रहा है वो अनिर्वचनीय है, तत्कालोत्पन्न है, प्रातिभाषिक है, ऐसा वेदांत का सिद्धांत है। अब उस वेदांत के सिद्धांत पे पूर्व पक्षी नैयायिक ने पूर्व पक्ष किया क्या कि सुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समय प्रातिभाषिक सत्वाभ्युपगमे, प्रातिभाषिक सत्ता को मानोगे, प्रातिभाषिक सत्व को मतलब स्वीकार करोगे तो नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेधक ज्ञानम न स्यात्। नेदम रजतम, यह रजत नहीं है, इससे त्रैकालिक निषेधक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आप मान रहे हो सुक्ति में रजत उत्पन्न हुआ, तुरंत उत्पन्न हुआ। तो जब तुरंत उत्पन्न हुआ तो निषेध से कैसे त्रैकालिक निषेध हो जाएगा? पहले से रहता तो हम कह देते कि त्रैकालिक निषेध हो गया, त्रैकालिक निषेध हो गया, न रजत था, न है, न रहेगा। लेकिन आपका वेदांतियों का सिद्धांत है कि सुक्ति में रजत उत्पन्न हो रहा है, अनिर्वचनीय है, तत्कालोत्पन्न है, प्रातिभाषिक है। तब प्रश्न होना तो स्वाभाविक है। तो प्रश्न ही हुआ कि जब आप सुक्ति रूप अधिकरण में रजत का जब प्रतिभास हो रहा है, उस प्रतिभास काल में प्रातिभाषिक सत्ता मान लिए, प्रातिभाषिक सत्वाभ्युपगमे नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेधक ज्ञानम न स्यात्। रजत का त्रैकालिक निषेधक ज्ञान न होवे, हो क्या वर्तमान कालिक निषेध हो, तो उसका स्वरूप क्या बनेगा? तो वही कह रहे हैं किंतु इदानीम इदम न रजतम, इस समय यह रजत नहीं है, ऐसा वर्तमान कालिक निषेध होना चाहिए। जैसे इदानीम घटः श्यामो नेतिवत, जैसे घड़ा पक के तैयार, तो वहाँ व्यवहार हो रहा है इदानीम घटः श्यामः नेति, अर्थात इस समय घट श्याम नहीं है, कृष्ण नहीं है। इतिवत, इसके समान वहाँ त्रैकालिक निषेधक ज्ञान न हो, अपितु वर्तमान कालिक निषेधक ज्ञान हो, अर्थात इदानीम इदम न रजतम, ऐसा निषेध हो, ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। अब वेदांती अपना तो सिद्धांत रखेंगे, कहेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, त्रैकालिक निषेधक ज्ञान ही होगा, वर्तमान कालिक निषेध नहीं। इति चेत न, यदि तुम ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हो कि त्रैकालिक निषेधक ज्ञानम न स्यात् किंतु इदानीम इदम न रजतम, इस प्रकार का वर्तमान कालिक निषेध हो, यदि आप तुम पूर्व पक्षी कह रहे हो तो नहीं कह सकते। क्यों? नहीं तत्र रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का भावः निषेधदी विषयः किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता कः व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावाभ्युपगमात्। हम भी व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव मानते हैं। जैसे आप थोड़ा समझते हैं, जैसे घट है, घट का अवयव कपाल है, उसमें हम अभाव करना है, घट को सिद्ध करना है, तो घट के कपाल में घटा भाव सिद्ध कैसे करेंगे? तो सामानाधिकरण तो हो नहीं सकता। इह कपालयो हो घटत्वेन घटा भाव, कैसे हो सकता? व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव होगा, अभाव सिद्ध होगा। कैसे? इह कपालयो हो पटत्वेन घटा भाव, पटत्वेन घटा भाव, पटत्वेन घट नहीं है, घटत्वेन घट नहीं, पटत्वेन घट नहीं है। इस प्रकार व्याधिकरण धर्म को लेकर के हम अभाव की सिद्धि करेंगे। इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र भामती में कहते हैं, भावांतरम अभावो ही कयाचित्तु व्यपेक्षया, यानी कयाचित व्यपेक्षया भावांतरम अभावः, भावांतरात्मना पटांतरात्मना अभाव सिद्ध हो जाएगा। तो तुम नैयायिक व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव मानते हो और उसको निषेध ज्ञान का विषय मानते हो, तो हमारे यहाँ भी ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को कह रहे हैं नहीं तत्र रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का भाव निषेधधी विषय, निषेधधी विषय, धी ज्ञान, निषेध ज्ञान का विषय रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता अभाव नहीं है। यह रजतत्वावच्छिन्न, रजतत्वावच्छिन्न कौन होगा? जैसे गोत्वावच्छिन्न को, उसी प्रकार रजतत्वावच्छिन्न कौन होगा? रजत। प्रतियोगिता, रजताभाव का प्रतियोगी कौन होगा? रजत। जैसे घटाभाव का प्रतियोगी घट, प्रतियोगिता घटनिष्ठा, उसी प्रकार रजताभाव का प्रतियोगी कौन होगा? रजत। प्रतियोगिता रजतनिष्ठा, प्रतियोगिता कौन होगा? तो अभाव होगा। तो उसी को कह नहीं
तत्र तत्र यानी नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञान विषये रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव निषेधि विषय न। रजतत्वावच्छिन्न रजत आया, रजतत्वावच्छिन्न कौन आया? रजत। रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का भाव, रजताभाव का प्रतियोगी रजत, प्रतियोगिता रजत निष्ठा, तो रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का अभाव निषेधि विषय नहीं, वह निषेध ज्ञान का विषय नहीं है। क्या? तो सकल रजत की बात नहीं हो रही है कि उनका अभाव यहाँ। अभी तो क्या, यह जो रजत है, यह हटस्थ जो रजत है, आपड़स्थ जो रजत, वह रजत नहीं है, ऐसा निषेध है। यह निषेध ज्ञान का विषय होगा। हटस्थ रजत यह नहीं है, सकल रजत की बात नहीं हो रही, हटस्थ रजत यह नहीं है। उसी को आ रहा है किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभासिक रजत प्रतियोगिता कह। लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न यानी लौकिक पारमार्थिकत्व मतलब व्यावहारिकत्व। तो लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न, लौकिक पारमार्थिकत्व नहीं व्यावहारिकत्व, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभासिक रजत प्रतियोगिता का, प्रातिभासिक रजत प्रतियोगिता का अभाव निषेधि विषय, निषेध ज्ञान का विषय है। क्योंकि यह व्यधिकरण धर्म हुआ, क्योंकि हम लोग भी व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावाभ्युपगमात, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हम लोग भी मानते हैं। यहाँ रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का भाव निषेध ज्ञान का विषय नहीं है, अपितु क्या है? लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभासिक रजत प्रतियोगिता का भाव अभाव निषेधि विषय, निषेध ज्ञान का विषय है। अब एक पूर्व पक्ष, हाँ, तो इससे क्या निकला कि जो त्रैकालिक निषेध ज्ञान है वह होगा, जो वर्तमान कालिक निषेध ज्ञान कह रहे हैं वह ठीक नहीं है, कि वह लौकिक पारमार्थिक यह रजत नहीं है, न था, न है, न होगा। इस प्रकार त्रैकालिक निषेध ज्ञान हो जाएगा। आपको समस्या कब थी? जब रजत को उत्पन्न हो रहा था, यह मान रहे थे, तब आप कह रहे थे कि वर्तमान कालिक निषेध होना चाहिए, तब आपको समस्या थी। आज जब हम मान लिए कि उस रजत ज्ञान का विषय कौन होगा? लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का भाव यह होगा कि वह आपड़स्थ रजत न था, न है, न होगा। इस प्रकार त्रैकालिक निषेध ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा करके समाधान दिए। अब एक पूर्व पक्ष यहाँ तैयार हो रहा है, कह रहे हैं ठीक है, सूक्ति रूप्य जो रजत है प्रातिभासिक है, तत्कालोत्पन्न है, अनिर्वचनीय, सब कुछ ठीक है। ये बात बतलाइए, जिस आप लौकिक पारमार्थिकत्व की बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पारमार्थिकत्व शब्द वो पारमार्थिक सत्ता वाला नहीं है। लौकिक पारमार्थिकत्व यानी व्यवहारिक पारिभाषिक शब्द है। व्यवहारिक जो तीन प्रकार की सत्ता, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक, तो वो पारमार्थिक जो सत्ता है वो बात नहीं है। लौकिक पारमार्थिकत्व यानी व्यवहारिकत्व, ऐसे। तो यहाँ कह रहे हैं कि यह जो प्रातिभाषिक रजत है, इस प्रातिभाषिक रजत में पहले तुम बताओ कि पारमार्थिकत्व अवगत है कि अनवगत है, यानी पारमार्थिकत्व ज्ञात है कि अज्ञात है। यानी यह प्रातिभाषिक जो रजत सूक्ति रूप्य मिथ्याभूत झूठ मूठ का जो रजत है, इस रजत में तुमको व्यावहारिकत्व ज्ञात है कि अज्ञात है। तो पहले दूसरे पक्ष को लेकर के समाधान दे रहे हैं। दो दोष होगा दोनों में। यदि हम अनवगत माने, प्रातिभाषिक रजत में लौकिक पारमार्थिकत्व को अनवगत माने तो अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। एक, यदि इस प्रातिभाषिक रजत में लौकिक पारमार्थिकत्व को यदि हम अवगत माने तदवच्छिन्न रजत सत्वे तदवच्छिन्ना भावः कथम वर्तते, ऐसी समस्या आ जाएगी। लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न अनिर्वचनीय रजते लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजता भाव अनिर्वचनीय रजता भाव कैसे होगा? ये हो सकता है कि इसमें यह नहीं है। जैसे आपने अभी कहा कि इस निषेध ज्ञान का विषय कौन है?
त्रैका लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का भाव, यह आपने कहा। तो अब एक ही में आप कैसे सिद्ध कर सकते हो? अनिर्वचनीय रजत में अनिर्वचनीय रजता भाव आप कैसे सिद्ध करोगे? यह अवगत मानोगे यदि पारमार्थिकत्व को, तो एक समस्या आएगी। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले पक्ष में यदि अपितु पारमार्थिकत्वम अवगतम नवा अर्थात अनवगतम, तो अनवगत पक्ष को लेकर के कहे कि अनवगत पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। रजतत्व ज्ञानाभावात अभाव प्रत्यक्ष नहीं होगा। दूसरी बात कि यदि अवगत माने पारमार्थिकत्व को, तो तदवच्छिन्न रजत सत्वे तदवच्छिन्न रजत सत्वे तदवच्छिन्ना भावः तस्मिन् कथम वर्तते। उस तदवच्छिन्न रजत सत्व में अर्थात लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न निर्वचनीय रजत के रहने पर लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजता भाव कैसे सिद्ध होगा? अनिर्वचनीय में अनिर्वचनीय। तो यह अभी चर्चा कर रहे हैं ग्रंथकार अपने शब्दावली में, और स्पष्ट करेंगे। तो ननु प्रातिभासिके रजते पारमार्थिकत्वम अवगतम नवा, प्रातिभासिक रजत में पारमार्थिकत्व अवगत है कि अनवगत है? अर्थात इस प्रातिभासिक सुक्ति रूप मिथ्याभूत झूठ मूठ का जो रजत है, इस रजत में पारमार्थिकत्व ज्ञात है, यानी लौकिक पारमार्थिकत्व ज्ञात है कि अज्ञात है, मतलब ज्ञात नहीं है। तो आगे अनवगमे प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात् अभाव प्रत्यक्षानुपपत्ति। अनवगते, अनवगते यानी इस प्रातिभासिक रजत में हम लौकिक पारमार्थिकत्व को अनवगत माने, यानी अवगत नहीं है, तो अभाव प्रत्यक्षानुपत्ति कैसे तो करें? प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। रजता भाव का प्रतियोगी कौन होगा? रजत। प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? रजत निष्ठा। प्रतियोगिता वच्छेद कौन होगा? रजतत्व। प्रतियोगिता वच्छेद का अवच्छिन्न कौन होगा? रजत। तो अब एतद थोड़ा सा शब्द शैली नैयायिकों की है, खैर कोई बात नहीं, केवल ऐसे एक दो ही स्थल आपको मिलेंगे। वेदांत विद्या तो ऐसे अच्छी विद्या है और बहुत सुगम सरल सुबोध इत्यादि है, तो नैयायिकों का खंडन है तो उनके भाषा में तो करना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, नैयायिकों की शैली है, इसको समझते हैं। तब प्रतियोगिता, जैसे घटा भाव का प्रतियोगी कौन? घट। उसी प्रकार रजता भाव का प्रतियोगी यस्या भाव सब प्रतियोगी, जिसका अभाव रहता है वह उसका प्रतियोगी होता है। तो घटा भाव का प्रतियोगी घट। उसी प्रकार रजता भाव का प्रतियोगी कौन होगा? रजत। अब प्रतियोगिता कहाँ जाएगी? अन्य निष्ठा नहीं होगी, वही रजत निष्ठा होगी। तब प्रतियोगिता रजता भाव का प्रतियोगी रजत, प्रतियोगिता रजत निष्ठा। प्रतियोगिता वच्छेद कौन होगा? धर्म। कौन? रजतत्व। उस प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न कौन होगा? उस धर्म से युक्त कौन होगा? तो रजत आया। यानी इतने लंबे शब्द के द्वारा रजत को पकड़े हैं। सीधे से कह देना चाहिए इनको रजत, खैर कोई बात नहीं। तो प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात, रजतत्व ज्ञानाभावात। अब देखिए रजतत्व में त्व प्रत्यय देख करके आप भ्रम में न पड़िएगा। रजतत्व ज्ञानाभावात का यही तात्पर्य है, रजत ज्ञानाभावात। धर्म की के लिए वहां तो प्रत्यय नहीं है। तो प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात रजत ज्ञानाभावात। रजत ज्ञान यदि अनवगत मानेंगे कि इस प्रातिभासिक रजत में पारमार्थिकत्व ज्ञात नहीं है, यदि माने तो प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात रजत ज्ञानाभावात। रजत का ज्ञान ही नहीं, अनवगत मान रहे हो। रजत ज्ञानाभावात अभाव प्रत्यक्षानुपपत्ति। तो अभाव जब ज्ञात ही नहीं है तो कैसे अभाव का प्रत्यक्ष करोगे? एक दो अवगमे यदि हम माने प्रातिभासिक रजत में पारमार्थिकत्व, यानी वही व्यवहारिकत्व लौकिक पारमार्थिकत्व को हम यदि अवगत मान ले, जो पहला पक्ष था, तो उसको दूसरे नंबर पे रख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं पूर्व पक्ष करना चाहिए कि पहले अवगते पे ही चर्चा करें, अनवगत पर। एक ग्रंथकार की सुविधा है, कहीं कहीं ज़्यादा आपको असुविधा हो तो वहाँ पाठ्यक्रमाद अर्थक्रमो बलिया है, ऐसा मान लेना चाहिए। खैर उस पर कोई बड़ी बात नहीं। ग्रंथकार की शैली स्वतंत्र करता स्वतंत्र है। अब लड्डू को ऐसे खाएं या ऐसे खाएं, जैसे खाएं खाते रहें, विषय का प्रतिपादन तो हो रहा है ना। खैर इसका विचार भी होता है, पाठ्यक्रमाद अर्थक्रमो बलिया इत्यादि रीति से।
तो हाँ, प्रातिभाषिक रजत में यदि हम पारमार्थिकत्व को, लौकिक पारमार्थिकत्व को अवगत मान लिए कि प्रातिभाषिक रजत में लौकिक पारमार्थिकत्व व्यवहारिकत्व ज्ञात है, जान रहा हूं पहले से, तो क्या होगा? अवगमे अपरोक्षावभासस्य तत्कालीन विषय सत्तानीय तत्वात् रजते पारमार्थिकमपि अनिर्वचनीयम रजतवद एव उत्पन्नम इति तदवच्छिन्न रजत सत्ते तदवच्छिन्ना भावः तस्मिन् कथम वर्तते। ऐसा अब इसको समझते हैं। यदि प्रातिभाषिक रजत में हम पारमार्थिकत्व को अवगत मान ले तो अपरोक्षावभासस्य प्रत्यक्ष जो प्रतीत हो रहा है, अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष, अपरोक्षावभासस्य रजतस्य तत्कालीन विषय सत्ता नियतता, उसका विषय सत्ता कैसा? तत्कालीन विषय सत्ता निश्चित होने के नाते निश्चित माननी पड़ेगी, तत्कालीन उसी की विषय सत्ता माननी पड़ेगी। तब क्या होगा? तो रजत में रजते पारमार्थिकम अपि अनिर्वचनीयम, तब पारमार्थिकत्व भी अनिर्वचनीय हो जाएगा, पारमार्थिक भी अनिर्वचनीय होगा। तब इस प्रकार रजत भी अनिर्वचनीय, उसका पारमार्थिकत्व भी अनिर्वचनीय, तो तदवच्छिन्न रजत सत्ते तदवच्छिन्ना भाव, अर्थात लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न तस्मिन् रजते अनिर्वचनीय रजता भाव। हम कैसे करेंगे? अनिर्वचनीय में अनिर्वचनीय भाव नहीं हो सकता। उसी को कह रहे हैं कि अवगमे, यानी हम प्रातिभाषिक रजत में लौकिक पारमार्थिकत्व को अवगत मानेंगे तो अपरोक्षावभासस्य यानी रजतस्य का विशेषण है, रजतस्य तत्कालीन विषय सत्ता नियतत्व रजते पारमार्थिकम अपि अनिर्वचनीयम, और रजतवदेव उत्पन्नम, जिस प्रकार रजत उत्पन्न हो रहा है उसी प्रकार इस पारमार्थिकत्व को भी आपको उत्पन्न मानना होगा। तो रजतवद एव उत्पन्नम इति, तब यहाँ रजत भी उत्पन्न हुआ और लौकिक पारमार्थिकत्व भी उत्पन्न हुआ। अब देखें, एक और दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। सूक्ति है, अधिकरण, उसमें रजता भाव मतलब रजत की जो प्रतीति होती है, तो वहाँ अधिष्ठान जो है तत्काल उत्पन्न नहीं है, तत्काल उत्पन्न रजत है, अब वह पहले से विद्यमान सूक्ति, तो उस सूक्ति में हम रजता भाव कर देते हैं कि इह सूक्तौ रजतम नास्ति। तो वहाँ थोड़ी विषम सत्ता समझ में आ रही है कि एक पहले से सूक्ति है और एक तत्काल उत्पन्न है, इसका ले जाकर उसमें अभाव सिद्ध कर देना। लेकिन अब यहाँ दोनों तत्काल उत्पन्न हो गए, दोनों तत्काल उत्पन्न हो गए, यानी पारमार्थिकत्व भी तत्काल उत्पन्न, इसीलिए कहे पारमार्थिकम अपि अनिर्वचनीयम रजतवद एव उत्पन्नम, यह भी रजत के समान उत्पन्न होगा। तो अब इस रजत के समान उत्पन्न पारमार्थिकत्व और वह जो रजत है जिसका हम अभाव सिद्ध कर रहे हैं, तो जो तुरंत उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, उसी में ले जा करके पूरे उसका अभाव सिद्ध कर दे, ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता। उसी को कहते तदवच्छिन्न रजत सत्ते तदवच्छिन्ना भाव तस्मिन् कथम वर्तते, उस पर ले जा करके यूँ कहे यदि लोगों की भाषा में कि अभी पैदा नहीं हुआ और ले जा करके 5 kg का मोटरी उसके सर पे रख दें, तब बस आनी पानी दोष बुढ़िया भरोस। तो अवगमे अपरोक्षावभासस्य तत्कालीन विषय सत्ता नियतत्वात् रजते पारमार्थिकम अपि अनिर्वचनीयम, पारमार्थिकत्व भी अनिर्वचनीय होगा और रजतवद एव उत्पन्नम, रजत के समान वह उत्पन्न होगा। इति, तब क्या समस्या आएगी? तदवच्छिन्न रजत सत्ते तदवच्छिन्ना भाव तस्मिन् कथम वर्तते। तदवच्छिन्न रजत सत्ते यानी लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न अनिर्वचनीय रजते, अनिर्वचनीय रजते तदवच्छिन्न रजत सत्ते, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न अनिर्वचनीय रजते तदवच्छिन्ना भावः, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत अनिर्वचनीय रजता भावः तस्मिन् कथम वर्तते, कैसे रह सकता है? इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो ठीक नहीं है। अब मंडन करना, जो पूर्व अवगतम अनवगतम वा, तो दोनों में दोष दिखा दिए। अब कह रहे हैं ग्रंथकार, अब वेदांती, कि पारमार्थिकत्वस्य अधिष्ठाननिष्ठस्य रजते प्रतिभास संभवेन रजतनिष्ठ पारमार्थिकत्व उत्पत्ति अनभ्युपगमात्।
यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभासिक वस्तुत्पत्तेः। अब इसके द्वारा समाधान दे रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि यहाँ कोई पारमार्थिकत्व उत्पन्न नहीं हो रहा है कि तो जो ले जा करके तुम समस्या पैदा कर दिए कि तदवच्छिन्न रजत सत्वे कथम तदवच्छिन्ना भाव, जो आप तदवच्छिन्न रजत सत्वे तदवच्छिन्ना भाव तस्मिन कथम वर्तते, यह जो आपने पूर्व पक्ष ले जा करके पटक दिया यह ठीक नहीं है। क्यों कि यहाँ पारमार्थिकत्व उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो जो चैतन्य है उसी का पारमार्थिकत्व है। उसी को कह रहे हैं कि पारमार्थिकत्व से अधिष्ठान निष्ठ से, अन्वय ऐसा करेंगे, अधिष्ठान निष्ठ से पारमार्थिकत्व से, अधिष्ठान निष्ठ जो पारमार्थिकत्व है उसी पारमार्थिकत्व का रजते प्रतिभास संभवेन, रजत में प्रतिभास हो रहा है, तब प्रतिभास संभव होने से रजत निष्ठ पारमार्थिकत्व उत्पत्ति अनभ्युपगमात, रजत निष्ठ पारमार्थिकत्व की उत्पत्ति हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभासिक वस्तुत्पत्ति, जहाँ आरोप्य असन्निकृष्ट हो वहीं प्रातिभासिक वस्तु की उत्पत्ति होती है। यहाँ आरोप्य असन्निकृष्ट नहीं है, वह आरोप्य रजत जिसका हम आरोप करें वो सन्निकृष्ट है, इसलिए यहाँ प्रातिभासिक वस्तु की उत्पत्ति हम नहीं मानेंगे। यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभासिक वस्तुत्पत्ति। देखिए, जहाँ आरोप्य के साथ जिसका हम आरोप कर रहे हैं उसके साथ यदि इंद्रिय सन्निकर्षता हो, इंद्रिय सन्निकृष्ट हो वो आरोप्य, तो हम उसकी अनिर्वचनीयता हम स्वीकार नहीं करते, हम वेदांती। जैसे लोहित स्फटिका, यह स्फटिक कैसा है? लोहित है, लाल है। जपा कुसुम होता है, जपा कुसुम जिसको हम बोलते हैं देसी शब्दों में या गांव देहात के शब्दों में तो अड़हुल, अड़हुल का फूल। अब आप लोग के यहाँ जो भी इसका नाम हो, जो लाल लाल होता है एकदम अड़हुल, उसमें भी कई प्रजातियाँ कई वैरायटी होती है। खैर, आप ये तो उपलक्षण है जपा कुसुम, आप रेड गुलाब को ही ले लीजिए, ठीक है। तो स्फटिक है, तो स्फटिक अत्यंत स्वच्छ होता है, उसके सामने जपा कुसुम है या कोई, जैसे मैं ये पहना हूँ यही लाल है, तो स्फटिक के सामने जाएंगे तो लालिमा जो है उसमें प्रकाशित होगी। तो वहाँ आरोप्य क्या हुआ? असन्निकृष्ट नहीं हुआ, सन्निकृष्ट है, आँख से उसका इंद्रिय वेद्य है, चक्षुरादि इंद्रिय वेद्यता है। तो उस स्फटिक में जो लौहित्य की प्रतीति हो रही है उस लौहित्य की अनिर्वचनीयता हम वेदांती स्वीकार नहीं करते। एतावता जब आरोप्य के साथ सन्निकर्ष हो तो अनिर्वचनीय की वस्तु की उत्पत्ति नहीं मानते। यदि वही जपा कुसुम यदि द्रव्यांतर के द्वारा व्यवधान हो, ढक जाए, चादर उधर चढ़ा दे, द्रव्यांतर व्यवधान हो तो असन्निकृष्ट होगा। अब इंद्रिय वेद्यता नहीं हुई, चक्षुरादि के साथ सन्निकर्ष नहीं बना, तब यदि लौहित्य की प्रतीति हो रही है तो उसमें हम उसकी अनिर्वचनीयता स्वीकार करेंगे, ऐसा हमारा सिद्धांत है। तो उसी को कह रहे हैं कि यहाँ पारमार्थ जो आपने प्रश्न करके ला कर रख दिया कि हम अवगत मानेंगे प्रातिभासिक रजत में, लौकिक पारमार्थिकत्व को अवगत मानेंगे, तो आपने प्रश्न कर दिया कि तदवच्छिन्न रजत सत्वे तदवच्छिन्ना भाव तस्मिन कथम वर्तते, ऐसा जो आपने कहा, और कहा उसी प्रसंग में कि रजत के समान पारमार्थिकत्व भी उत्पन्न होगा, तब तदवच्छिन्न रजत सत्वे तदवच्छिन्ना भाव कथम वर्तते, यह जो आपने पूर्व पक्ष किया वह ठीक नहीं थी चेतना, क्योंकि यहाँ पारमार्थिकत्व उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये चैतन्य का ही है। वहाँ से लेकर के उसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर रहा है। पारमार्थिकत्वस्य अधिष्ठान निष्ठस्य, यानी अधिष्ठान निष्ठस्य पारमार्थिकत्वस्य रजते प्रतिभास संभवेन, रजत में प्रतिभास हो रहा है, उसका प्रतिभास संभवेन रजतनिष्ठ पारमार्थिकत्व उत्पत्ति अनभ्युपगमात्, रजतनिष्ठ पारमार्थिकत्व की उत्पत्ति नहीं मानते। क्यों? यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभासिक वस्तु उत्पत्तेः अंगीकारा, जहाँ आरोप्य वस्तु के साथ असन्निकर्षता हो, अर्थात इंद्रिय वेद्यता न हो, इंद्रिय सन्निकर्ष न हो, तत्र वहाँ प्रातिभासिक वस्तु की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते। अतएव इसीलिए इंद्रिय सन्निकृष्टतया जपा कुसुमगत लौहित्यस्य स्फटिके वाहन संभवात् न स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्योत्पत्ति ही। इसलिए अतएव एतस्मादेव कारणात्,
कौन सा? यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभासिक वस्तुत्पत्ति इत्यस्मादेव कारणात् इंद्रिय सन्निकृष्टतया, इंद्रिय सन्निकर्ष होने के साथ, होने से, किसके? जपा कुसुम के साथ, इंद्रिय सन्निकृष्टतया जपा कुसुमगत लौहित्यस्य स्फटिके भान संभवात, स्फटिक में उसकी प्रतीति होने से, न स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्य उत्पत्ति ही, अस्फटिक में अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति हम नहीं मानते। जहां सन्निकर्ष हो, असन्निकर्ष हो, भवतु नाम हो जाए, असन्निकर्ष स्थल में उत्पत्ति हो जाएगी, सन्निकर्ष स्थल में उत्पत्ति नहीं होगी। ननु आगे करा, ननु एवं यत्र जपा कुसुमम, वही बात, ननु एवं यत्र जपा कुसुमम द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टम तत्र लौहित्य प्रतीत्या प्रातिभासिक लौहित्यम स्वीक्रियताम इति चेत न इष्टत्वात्, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं यत्र जपा कुसुमम द्रव्यांतर व्यवधानात्, जहाँ जपा कुसुम का द्रव्यांतर के साथ, द्रव्यांतर से व्यवधान हो, कोई अन्य द्रव्य जो आच्छादक का काम कर दे, यत्र जपा कुसुमम द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टम, ऐसा कोई द्रव्य जिससे असन्निकृष्टता हो, तो यत्र जपा कुसुमम द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टम तत्र लौहित्य प्रतीत्या, वहाँ यदि आपको लौहित्य की प्रतीति हो रही है तो प्रातिभासिक लौहित्यम स्वीक्रियताम, प्रातिभासिक लौहित्य को स्वीकार करिए, वो लौहित्य प्रातिभासिक है, अनिर्वचनीय। इति चेत, यदि आप ऐसा कर रहे हो तो नहीं कर सकते। इष्टत्वात्, चलो ठीक है, प्रातिभासिक मानना है तो हमें इष्ट, कोई दिक्कत नहीं। एवं अब ये बात यही, अब यूँ कह ले, प्रत्यक्ष का जो प्रत्यक्ष प्रमाण की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष परिचित, अब यहाँ से जो भी मैं पंक्ति पढ़ूंगा ये भूमिका वाली पंक्ति है, भूमिका बनाएंगे, बना ही रहे हैं कि एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरे स्वपि प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणानुगमः यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षणा सद्भावश्च प्रदर्शनीयः, समझना चाहिए, बोधनीयः। तो करें प्रत्यक्ष भ्रमांतरेषु, एक तो प्रत्यक्ष भ्रम ये है लोहित स्फटिकः, और दूसरा इदम रजतम ले लीजिए, आलात चक्र ले लीजिए। आलात चक्र यानी जो एक गोला, आग का गोला, उसको लेके ऐसे ऐसे हिलाइए, ऐसे ऐसे बचपन में ऐसे सब करते थे, तो ऐसे ऐसे लेके हिलाएंगे तो एक चक्र का निर्माण होता है। आजकल जो कुछ एलईडी भी मिलती है, उसमें रबड़ लगा रहता है, रात को लेकर ऐसे घुमाएंगे तो लगेगा कि चक्का चल रहा है, उसको बोलते हैं आलात चक्र। तो प्रत्यक्ष भ्रमांतर यह भी है। बंसोरग ले लीजिए, बंसोरग उर्षा गच्छति, उरग रेंगते हुए जो चलता है। सांप, बांस में आपको बांस का कोपड़ देखे, जहाँ बांस निकल रहा है तो उसको आप समझ गए ये तो सांप है, जिगर है इत्यादि, ये सब प्रत्यक्ष भ्रम है। ऐपिंड इत्यादि, ऐपिंड नहीं, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष भ्रम है। तो एवं ये सुक्ति रूप्य और रजत हो गया, लोहित स्फटिक, वंशोरग, आलात चक्र इत्यादि। एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरेष्वपि, प्रत्यक्ष भ्रमांतरों में भी प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणानुगम, प्रत्यक्ष का जो सामान्य लक्षण, कौन? चित्तमेव चैतन्यमेव स्वप्रकाशत्वमेव, प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण का अनुगम, और यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षणा सद्भावश्च प्रदर्शनीय, यानी यथार्थ प्रत्यक्ष के लक्षण का असद्भाव, यानी अबाधितत्व विषय विशेषण घटित, अबाधितत्व विषय विशेषण घटित, जो यही ना यथार्थ का लक्षण है, अबाधितत्व। क्योंकि प्रमा जो होगी वो अबाधित ही रहेगी, अप्रमा जो भ्रम है, मिथ्या है, ये सब बाधित रहेंगे। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष भ्रमांतरेष्वपि, प्रत्यक्ष भ्रम इत्यादि जो भी हैं, इन सब में प्रत्यक्ष के सामान्य लक्षण का अनुगम, अर्थात चित्तमेव, यह सामान्य लक्षण है, इस प्रत्यक्ष के सामान्य लक्षण का अनुगम, और यथार्थ प्रत्यय लक्षण का असद्भाव, असद्भावश्च प्रदर्शनीय बोधनीय, समझना चाहिए। अब उक्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विविधम, यह प्रत्यक्ष जो है प्रकारांतर से दो प्रकार, फिर अभी सविकल्पक, निर्विकल्पक, फिर उसमें जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी, सब व्यक्तिगत प्रत्यक्ष और ज्ञानगत प्रत्यक्ष को लेकर के चर्चा ये सब की है, भेद करते गए, तच्चा पुनर्द्विविधम, तच्चा पुनर्द्विविधम, ऐसा करके करते गए। अब यहाँ उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि उक्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विविधम, यह जो प्रत्यक्ष है
यह प्रत्यक्ष प्रकारांतरेण द्विविधम, प्रकारांतरेण, प्रकारांतर से यह इसके दो भेद हैं। कौन? इंद्रियजन्यम तदजन्यम चेति, इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष और तदजन्य इंद्रियाजन्य। क्यों इंद्रियाजन्य? क्योंकि जो सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष कर रहे हैं यह मन से होता है, तो मन से होता है तो मन हमारे यहाँ इंद्रिय नहीं। हमारे यहाँ कहने का तात्पर्य, अभी वेदांत परिभाषा पढ़ रहे हैं इसलिए वेदांत परिभाषाकार के मत में, अन्य विवरण इत्यादि में मन इंद्रिय है, केवल यही इनकी एक विशेषता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि धर्मराजा ध्वरींद्र की कुछ विशेषताएं हैं कि मन को इंद्रिय नहीं मानते और तत्त्वमसि स्वयं देवदत्त इत्यादि स्थलों में लक्षणावृत्ति नहीं मानते हैं, अभिदया वहाँ काम चलाते हैं, ऐसा। तो यह उक्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विविधम इंद्रियजन्यम तदजन्यं चेति, इंद्रियजन्य और तदजन्य इंद्रियाजन्य, तत्र तत्र तयोः मध्ये इंद्रियजन्य तदजन्ययोः मध्ये इंद्रियाजन्यम सुखादि प्रत्यक्षम। इंद्रियाजन्य कौन हुआ? तो सुखादि प्रत्यक्ष। मनसा इंद्रियत्व निराकरणात्, मन के इंद्रियत्व का खंडन इन्होंने कर दिया है पूर्व में, इसलिए वह इंद्रियाजन्य सुखादि प्रत्यक्ष है। इंद्रियां कौन है, कितनी है? करें इंद्रियाणि पंच, ये सब उपसंहार है। जो मेन चर्चा थी वो हम लोग कर चुके, मतलब इस चर्चा में कुछ विशेष नहीं रखा गया, इसलिए केवल पंक्ति का वाचन कर दें, थोड़ा सा अर्थ करते हुए तो हो जाएगा। इंद्रियाणि पंच, पांच इंद्रिया। कौन? घ्राण रसन चक्षु श्रोत्र त्वगात्मकानि, ये पांच। सर्वाणि चेन्द्रियाणि स्व स्व विषय संयुक्तान्येव प्रत्यक्ष ज्ञानम जनयन्ति। ये सारी अब थोड़ी सी एक विशेषता की चर्चा होगी। तो सर्वाणि चेन्द्रियाणि, जो सारी इंद्रियां हैं ये सब, घ्राण रसन त्वक चक्षु इत्यादि, यह सब जो है स्व स्व विषय संयुक्तान्येव, अपने अपने विषयों के साथ जब इनका संयोग होगा, तो अपने अपने विषयों के साथ इनका जब संयोग होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करेंगे। तत्र, अब इनमें कि कुछ इंद्रियां विषय देश को जाती हैं और कुछ नहीं जाती हैं, है ना, क्योंकि दोष है, उस दोष की भी चर्चा ग्रंथकार स्वयं अपने शब्दावली में करेंगे। तत्र घ्राण रसन त्वगिंद्रियाणि स्वस्थान स्थितान्येव गंधरस स्पर्शोपलम्भान जनयन्ति। तत्र तेषु इंद्रियेषु मध्ये, इन बुद्धिन्द्रियों में घ्राण इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और त्वगिंद्रिय जो है अस्वस्थान स्थितान्येव, अपने स्थान पे अपने देश में रहते हुए गंध, घ्राणेन्द्रिय गंध उपलम्भान जनयन्ति, और रसनेन्द्रिय जो है रस, और त्वगिंद्रिय स्पर्श, उसी को कह रहे हैं तत्र घ्राण रसन त्वगिंद्रियाणि स्वस्थान स्थितान्येव गंध रस स्पर्शोपलम्भान जनयन्ति। चक्षु श्रोत्रे, अब यहाँ कुछ विशेष बताना चाहते हैं चक्षु और श्रोत्र पे। ये जो है अपने स्थान पे स्थित नहीं रहते हैं, ये विषय देश को जाते हैं तब प्रत्यक्ष होता है, वृत्ति इत्यादि बनती है। तो चक्षु श्रोत्रे तो स्वतः एव विषय देशम गत्वा स्विषयम गृहणीतः। चक्षु श्रोत्र इत्यादि जो है स्वतः विषय देश को जाकर के अपने अपने विषय को, रूप को और शब्द को ग्रहण करते हैं। तो अब यहां एक समस्या आई कि यह ग्रंथकार अभी कह रहे हैं कि श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया भेरियादि देश गमन संभवात्। यह श्रोत्र विषय का चर्चा ही क्यों किए? आपने अभी पूर्व में कहा कि चक्षु और श्रोत्र विषय देश को जा करके स्वयं विषय देश को जा रहे हैं और अपने अपने विषय को, रूप और शब्द को ग्रहण कर रहे हैं। तो आप केवल श्रोत्र, अब जो आगे चर्चा करने वाले हो पूरी श्रोत्र विषयक चर्चा है, चक्षु विषयक चर्चा नहीं है। तो चक्षु को क्यों छोड़ दिए, इसकी चर्चा क्यों नहीं की आप? तो कह रहे हैं कि जो समस्या यहाँ ये, इनको कदम्ब मुकुलन न्याय और विचि तरंगादि न्याय को रख करके विषय का प्रतिपादन करना है, इसलिए ये श्रोत्र विषय विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और चक्षु जो है वह विषय देश को जाती है, यह तो कुछ मान लीजिए अनुभव की बात है, समझ में आ जाए। यदि सिद्धांत है ग्रंथकार का दिए कि चक्षु विषय देश को जाता है, तो हम विषय का, रूप का इत्यादि का प्रत्यक्ष हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जाता होगा। लेकिन श्रोत्र कैसे जाता है विषय देश को, ये विचारणीय है। इसी भाव को लेकर के ग्रंथकार केवल श्रोत्र विषय चर्चा करेंगे कि कैसे विषय देश को जाता है।
उसी को कह चक्षु श्रोत्रे तो स्वतः एव विषय देशम गत्वा स्वविषयं गृह्णीतः श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया, जिस प्रकार श्रोत्र परिच्छिन्न है रूपादि से, उसी प्रकार सब श्रोत्रेंद्रिय जो है कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न नव, जो वही श्रोत्र है। कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभ श्रोत्रम इत्यत्र कर्ण सस्कुल्योपाधि कार्यानन्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च, ऐसा हम लोगों ने चर्चा किया था पहले। तो यह जो श्रोत्र है नभ, तो वह श्रोत्र चक्षुरादि व चक्षुरादि इंद्रियों के समान परिच्छिन्नत है, जैसे वो रूप से परिच्छिन्न है, ठीक उसी प्रकार यह शब्द से परिच्छिन्न है। भेर आदि देश गमन संभवाद, जो मृदंग आदि भेरी इत्यादि जो वाद्य यंत्र है उस देश को जाता है परिच्छिन्नतया। तो श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया भेर्यादि देश विषय भेर्यादि देश गमन संभवाद, अतएव इसीलिए अनुभव होता है। अतएव अनुभव भेरी शब्दों मया श्रुतः, इसीलिए अनुभव होता है कि भेरी का शब्द जो उस मृदंग इत्यादि जो वाद्य यंत्र है उससे उत्पन्न जो शब्द वो मया श्रुतः, मैंने सुना, यह अनुभव होता है। यदि यहाँ पूर्व पक्षी कहे, नैयायिक इत्यादि तार्किक इत्यादि अन्य भी कहे कि नहीं, बीची तरंगादि एक न्याय है, एक कदम्ब मुकुलन न्याय है, उससे क्या होगा कि शब्द इत्यादि जो हैं यह विषय देश को मतलब शब्द इत्यादि जो विषय हैं ये श्रोत्रेंद्रिय के यहाँ आते हैं, श्रोत्रेंद्रिय जाति होती कहीं नहीं है। जो आप कह रहे हो चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया भेर्यादि देश गमन संभवाद रिक्तम बचा, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो उसका समाधान दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ दो गौरव दोष, दो क्या बीची तरंगादि न्याय को पहले समझते हैं। बचपन में हम लोग ईंट पत्थर एकदम बढ़िया सा जो प्लेन हो, जो खपड़ैल होता था उसको बढ़िया से ईंटा से कूट काट के गोल बना देते चिप्पी, और उसको लेके पानी में ऐसे मारते थे तो तरंगे उत्पन्न होती थी, एक उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इसके बाद तीसरी, ऐसे उत्तर तरंगों की मतलब उत्पत्ति हो। कदम्ब मुकुलन न्याय ले लेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे तो एक पूर्व पहले सबसे नीचे वाला खुलेगा, उसके बाद ऊपर वाले को प्रेरणा देगा, ऊपर वाले को प्रेरणा, ऐसे ऐसे करके पूरा विकसित हो जाए। तो उसी प्रकार यह बीची तरंगा न्याय है ना, वो भेरी देश के यहाँ जो शब्द हो रहा है वो शब्द हमारे यहाँ आया, इस श्रवणेन्द्रिय में आया, यहाँ श्रवणेन्द्रिय कहीं गया हो या नहीं है। तो जो तुम कह रहे चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया भेर्यादि देश गमन संभवा रिक्तम बचा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो कह रहे कि नहीं, दो दोष, एक कि जैसे बीची तरंग में अनंत तरंगे उत्पन्न होती है उसी प्रकार यहाँ अनंत शब्दोत्पत्ति होगी, तो अनंत शब्दोत्पत्ति कल्पना गौरव होगा एक। और दूसरी बात कि भेरी का शब्द मैंने सुना, यह जो प्रत्यक्ष भ्रम है, प्रत्यक्ष है, इसमें भ्रमत्व कल्पना हो जाएगी कि कौन सा शब्द सुना, पहला दूसरा तीसरा लास्ट कौन सा तरंग आपके कान में छुआ। इस प्रकार भेरी शब्दों मया श्रुतः इति प्रत्यक्ष भ्रमत्वस्य कल्पना गौरवात्, दो दोष। तो इसलिए इस एतावता यह निकला कि चक्षुरादि के समान चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया जो श्रोत्रेंद्रिय है विषय देश को गई, यहाँ कोई शब्दोब्द आयो या नहीं, उसी को कह रहे हैं यहाँ कि अतएव अनुभवो भेरी शब्दो, हाँ चक्षु श्रोत्रे तो स्वतः एव विषय देशं गत्वा स्वविषयं गृह्णीतः श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत् परिच्छिन्नतया भेर्यादि देश गमन संभवात् अतएव अनुभवः भेरी शब्दो मया श्रुतः इति वीचितरंगादि न्यायेन कर्णसस्कूली प्रदेशे अनंत शब्दोत्पत्ति कल्पना गौरवम् और भेरी शब्दों मया श्रुतः इति प्रत्यक्षस्य भ्रमत्व कल्पना गौरवम च स्यात्, यह दोष आ जाएंगे। इस प्रकार ये सामान्य बात रही, पंक्ति की केवल चर्चा थी, स्पष्ट था, इसलिए इस पे ज़्यादा विचार नहीं हुआ। विचार जो करना था वो हम लोग कर दिए, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव इत्यादि करके। तो इत्तदेवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम, इस प्रकार प्रत्यक्षम ग्रंथकारेण व्याख्यातम, प्रत्यक्ष का ग्रंथकार के द्वारा व्याख्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। इति प्रत्यक्ष प्रमाणम श्री विश्वनाथार्पणमस्तु। कल हम लोग चर्चा करेंगे
अथानुमान परिच्छेद अथानुमानम निरूप्यते। आज का पाठ यहीं रखते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलते हैं।